टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। इंग्लैंड होगा अभी थोड़ी देर के बाद सामना करेगा नीदरलैंड्स का। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स होंगे आमने सामने। नीदरलैंड्स ने एक बड़ा अपसेट तो किया है इस टूर्नामेंट में, लेकिन क्या इंग्लैंड की जो इस वक्त चारों शाने से टीम है वो कुछ कर पाएगी? वो दोबारा उठने की कोशिश करेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उठती भी है तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी की फाइट रह गई है और उसमें अभी तक अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की फाइट में इंग्लैंड से बहुत ऊपर है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की फाइट के लिए ये बहुत सोचना होगा इंग्लैंड को कि वो क्या कर बैठे हैं। हमारा मैच है इंग्लैंड के साथ और दूसरी तरफ तूफान हो चुका है बेंगलुरु में और वहाँ पर बारिश ही बारिश चल रही है। और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है वो तकरीबन अब ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वो अबेंडन हो जाएगा, क्योंकि आउटफील्ड पर बिल्कुल ही दरिया बना हुआ है, तो बारिश ही बारिश है। तो ये मामला चल रहे हैं जी वहाँ पर। और अब देखते हैं कि उस डे पर क्या होता है या उससे पहले क्या होता है, क्योंकि बारिश की काफ़ी ज़्यादा पेश गोई है वहाँ पर मामला आते हैं। पर कल जो हुआ उस पर आज बात करेंगे। कमाल कर दिया मैक्सवेल ने, एक हारा हुआ मैच, और मैक्सवेल ने ये बताया कि यार देखें 7 आउट हो जाएं 8 आउट हो जाएं, गेम खेलने और जिताने की कैपेसिटी और दिल हो ना तो कोई भी खिलाड़ी 7 आउट पर भी सोलो हैंडेडली मैच जितवा देता है। 11.2 ओवर सिर्फ 12 रन बनाए, ये पूरी की बात बता रहा हूँ। जितनी बॉल्स खेली पैट कमिंस ने कमाल किया, उनके साथ खड़े रहे। मैक्सवेल ने ये प्रेशर नहीं लिया कि दूसरे एंड से स्कोर नहीं हो रहा। मैक्सवेल ने कहा ना होता ना हो, आप खड़े रहें मैं करूँगा। और फिर छक्के चौकों की वो बरसात हुई कि मैक्सवेल ने 201 रन की रिकॉर्ड इनिंग खेली। जिस नंबर पे मैक्सवेल आया इस नंबर पर आकर 200 ना तो किसी ने किया है और मुझे लगता है काफ़ी अरसे तक ना कोई करेगा। और वर्ल्ड कप में एक टेंस और प्रेशर मैच में ऐसी इनिंग खेलना ये बहुत बहुत बड़े प्लेयर की निशानी होती है। मैक्सवेल रोज़ स्कोर नहीं करता, लेकिन वही बात फ़खर जमान वाली, जब स्कोर करता है तो फिर दूसरी टीम को ऐसा डैमेज पहुंचता है कि बड़े से बड़ा स्कोर भी अचीव कर लेते हैं। शानदार बात अफगानिस्तान की, कमाल की बॉलिंग की। गलती कहाँ हुई अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान से जो बड़े क्रिकेट पंडित हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने थोड़ी सी चीज़ें मिस की हैं और उस मिस करने में बड़ा एलिमेंट ये है कि अफगानिस्तान ने तमाम बॉल्स बॉडी पर की हैं। बॉडी से अवे करते तो वहाँ पर मैक्सवेल को परेशानी डाली जा सकती थी, लेकिन वो दिन ही मैक्सवेल का था, जितनी मर्जी अवे कर लेते वो इधर उधर हट के मार ही लेता। लड़खड़ाता रहा, छक्के मारता रहा, अफगानिस्तान की नैया डबोकर अपनी नैया पार कर ली और आसानी से सेमीफाइनल की टिकट कटवा ली। अब अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है। अब पाकिस्तान का कंसर्न अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा न्यूजीलैंड और श्रीलंका पर है, क्योंकि अफगानिस्तान जीतता नहीं जीतता, अफगानिस्तान के जो रन रेट है वो बहुत ही नीचे है। पाकिस्तान को इंग्लैंड के साथ अब मस्त जीतना और रन रेट पर जाना है। रियाजुद्दीन भाई ने आज बड़े दिन बाद हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं रियाज भाई, और उनके साथ साथ हमारे क्रिकेट कमेंटेटर, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा पैनल काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया जनाब अली दोनों हजरात का। रियाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर हैं? जबरदस्त, गुड टू हियर यू रियाज भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर। मोहब्बत आपकी। यार रियाज भाई हाँ, पहले तो ये बताएं कि बिरयानी खाई थी मैक्सवेल ने, क्या खाया था, क्या किया है उसने? तो बिरयानी मेरे ख्याल से उसने सारी चीजें एक साथ खा ली और और मजे की बात यह है कि उसने जो है डेब्यू जो किया था वो भी मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ ही किया था उसने। और इसने मैक्सवेल ने ना? जी मैक्सवेल ने अच्छा, डेब्यू जो किया। जब टी जी ट्वेंटी का T20 का कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं रियाज भाई, कौन सा डेब्यू? ये मैंने पहला मैच जब इन्होंने खेला था जी तो वो अफगानिस्तान के खिलाफ ही खेला था इन्होंने। अच्छा, ये हमें जी नहीं जनाब, पता। जी बिल्कुल। और जाहिर है अब तो ये माशाल्लाह कितने 35 साल के हो गए। 14 अक्टूबर 1988 को ये पैदा हुए थे और इनका पूरा नाम जो है ग्रीन जेम्स मैक्सवेल है। वाह। और जाहिर है बॉलिंग भी कराते हैं, ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने नुमाइंदगी की थी और ये काफी मतलब दुनिया में मतलब काफी टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के तो कर ही रहे हैं, विक्टोरिया की, हैम्पशायर की, लंकाशायर, यॉर्कशायर,
और जनाब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, उसके बाद मेलबर्न स्टार्स, किंग्स 11 पंजाब। तो जनाब ये तो बड़ा जबरदस्त मतलब इनका ये है हिसाब किताब। और आपने जो कहा ना इन्होंने क्या खाया है, तो यकीनन इन्होंने कोई ऐसी चीज खाई थी। ये आप ये देखें ना कि पूरी टीम जो है वो 7 खिलाड़ी उनके 91 पर आउट हो गए। और उन्होंने फिर मतलब ये कि एक जिस तरह से फखर जमान ने परफॉर्मेंस दी थी, मेरे ख्याल से फखर जमान की परफॉर्मेंस को उन्होंने अपने सामने रखते हुए जो है ये कारनामा अंजाम दिया। और जाहिर है 10 छक्के और 4 चौके लगाना जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि ये उन्होंने तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। जाहिर है चौथी इनकी सेंचुरी थी। अब तक 136 मतलब ये कि ओडीआई खेल चुके हैं और 201 अब इनका हाईएस्ट रन है। अब आपको ये बताऊं कि 150 छक्के मारे हैं। जब इन्होंने कल 10 छक्के मारे तो 150 टोटल छक्के हो गए, 373 इनके चौके हो गए। और अच्छा इनके मतलब हवाले से एक बड़ी काबिल जिक्र बात है अरसलान भाई के, इन्होंने जो मतलब पहला जो वर्ल्ड कप खेला था वो अरबाब नियाज स्टेडियम में खेला था। ये ओ जनाब 1996 22 क्या फरवरी बात है रियाज 1996 भाई, को। कहाँ से हिस्ट्री यार, आप मजे मजे की चीजें लाते हैं। हमें तो यार आपने आपने सरप्राइज ही कर दिया कि पहला मैच अरसलान भाई अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, वाह। जी। और आपने चूंकि बात की ना कि मतलब ये कि उसने क्या खाया था, तो उन्होंने अपने मतलब कि जो उसकी इब्तिदा जो थी वर्ल्ड कप की डेब्यू में वो अफगानिस्तान अरबाब को नियाज ही खाया स्टेडियम। था, तो उन्होंने कहा ले भाई इनको तो नहीं बख्शना। तो, तो अब आप देखें ना कि फखर जमान जाहिर है वो भी पेशावर से ताल्लुक, इन्होंने भी पहला मतलब ये वर्ल्ड कप वहाँ पेशावर में खेला। फिर दूसरा इन्होंने जाहिर है इंग्लैंड में खेला था 16 अगस्त तो आपका ये 2003 को। कहने का तीसरा मतलब है कि हल्के हल्के पठान है मैक्सवेल। जी जी बिल्कुल पठान मतलब एक टूच आता है। तो ये है सूरत हाल। बाकी ये कि इनकी परफॉर्मेंस जाहिर है मैक्सवेल की बड़ी जबरदस्त रही है। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है कमाल कर दिया है। यार और एक बड़ी इस तरह की इंपॉर्टेंट बात है रियाज भाई, जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। काशिफ भाई पहले जरा मैक्सवेल को मैसेज कर ले, फिर हम करते हैं इसके बाद। अच्छा काशिफ भाई, कमाल की बात यह है, देखें जैसे अफगानिस्तान ने ना ये मैच स्टार्ट किया, एक टाइम आया मुझे अंदाज़ा क्लियर होने लगा कि यार मैच तो गया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल पाएगी। 290 तक जब गया, मैंने कहा यार इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान की इंप्रूवमेंट इससे साबित होती है कि अफगानिस्तान ने 240, 260 के जंप, 270 के जंप और अब 290 के जंप, हाँ 20-20 रन बढ़ा रहे हैं सर हर मैच। ये बहुत बड़ी बात है। ज़बरदस्त बात है। लेकिन इससे पहले आप तो चूंकि बच्चे हैं, आप तो छोटे हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ 1984 में अंकल ले चले। ओल्ड ट्रैफर्ड के मकाम पर, जहाँ सर विवियन रिचर्ड्स ने इनिंग खेली थी क्या बच्चों 189 से की। 4 साल पहले की तो बात कर रहे हैं मेरी पैदाइश से। 189 की इनिंग्स खेली थी और उस वक्त भी यही हालात थे। माइकल होल्डिंग के साथ खड़े होकर उन्होंने वो इनिंग खेली थी और इंग्लैंड को उन्होंने नीचे लगा लिया था। तो ये और वो उस वक्त दुनिया की वो बेहतरीन इनिंग थी जो उस नो वक्त डाउट सर सर, विवियन रिचर्ड्स ने खेली विवियन थी। रिचर्ड और आज जो खेली है मैक्सवेल ने, बिल्कुल वही, मतलब मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी कि उस वक्त भी बड़े नाम हुआ था कि जी सर विवियन रिचर्ड ने बड़ा स्कोर किया और बड़ी इनिंग खेली है। और कल जो मैक्सवेल ने खेली है, और मैक्सवेल का मज़े की बात ये कि एक तो जो वो हो क्रैम्प उसको पड़ गए थे और जिस तरीके से उसकी टांगें शल हुई थी, उसके बावजूद जो उसने स्ट्रोक्स खेले, और जिसको कहते हैं ना 360 पे खेलना, वो वाकई 360 था। हर तरफ उन्होंने खेली शॉट। आप देखें कि रिवर्स स्वीप, फास्ट बॉलर को रिवर्स शॉट मारना। और जो आपने बात की कि अफगानिस्तान की इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहा था, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस नज़र आ रहा था। अगर वो थोड़ा टारगेट कर देते ना अराउंड दी ऑफ स्टंप या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फेंकते गेंद को, तो मेरा ख्याल है शायद वो इतने रन बचा सकते थे। लेकिन कल उसका दिन था, कल उसको आप जहां मर्जी जो मर्जी करते, उसने यही कुछ करना था जो उसने बम्बार्डमेंट की। लेकिन ये बात वैसे कह रहे हैं ना, मैं मतलब एक नहीं बात ये कर तो रहा हूँ, इस ये पे तो हम बात करेंगे। लेकिन यार आप ये देखें, देखें ना, अगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वाइड के आपको करीब गेंद कंफर्म हो, लगता है कि इनएक्सपीरियंस टीम, ये तो बात डेफिनेटली इनएक्सपीरियंस उनको इनएक्सपीरियंस दे था। दूं मैं। लेकिन आपने शायद नोट नहीं किया कि अजय जडेजा जो है वो बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं था। वो जो मछली नहीं पानी से वो तो निकल जाती, तड़प रहा था। उसका तड़प रहा था वो कि ये हो क्या रहा है। ये मजे क्या, रियाज भाई भी हमारे साथ है, काजू भाई भी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो जरा ये जो तड़प है ना अजय जडेजा की, इस पर बात करते हैं। बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान वाले मैच पे, बहुत कुछ सीखने को है पाकिस्तान के लिए। कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक अगर मैं कहूँ तो क्लैरिटी है कि यार अब जो कुछ भी श्रीलंका करेगी और जो कुछ न्यूजीलैंड कर पाएगी उस मैच में, अगर तो बारिश नहीं होती तो फिर हमें पता होगा यार हमने क्या करना है। और वैसे भी मैच अगर शॉर्ट हुआ तो रन रेट पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट मैच का रन रेट वो नहीं होता जो रन रेट
पूरे 50 ओवर के मैच का होता है, तो ये भी बड़ा एक अलग से फैक्टर होगा। अच्छा मैक्सवेल सर, पहले तो रियाज भाई ने बड़ा हमें कोई सरप्राइज किया है। रियाज भाई आपने बड़ा वैसे सरप्राइज किया यार, मुझे तो मेरे तो दिमाग में भी नहीं था ये। मेरा ख्याल है हमने अभी कोई रिकॉर्ड चेक किए तो 2012 में डेब्यू किया था अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई इंटरनेशनल का। बड़ी बात है रियाज भाई। जी, वो करेक्शन कर लें, वो हाँ थोड़ी सी गलती हुई। लेकिन ये कि ओडीआई जो है अफगानिस्तान के खिलाफ मतलब उन्होंने जो है 25 अगस्त नहीं यही आपने कहा था, आपने यही कहा था, आपने यही कहा था। जी 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 2012 25 अगस्त 2012 को अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था मैक्सवेल ने। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। फिर उन्होंने उसी डेब्यू को आज पक्का कर लिया। बिल्कुल, उन्होंने उनकी जो प्रोफेशनल अप्रोच थी और जिस तरह से उनका फुटवर्क काम कर रहा था, जो अटैकिंग क्रिकेट थी, जिस डिसिप्लिन के साथ वो खेले, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है मेला भी लूट लिया, तारीख भी रकम कर दी। और इंग्लैंड जो कि मतलब जाहिर है कमोबेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, उन्होंने अपनी ये डबल सेंचुरी बना के एक थोड़ी सी चाशनी पैदा कर दी। गो के मतलब है कि भारत जो है वो जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन रियाज भाई इंग्लैंड को हुआ क्या है, मतलब आपकी नजर में ऐसा क्या प्रॉब्लम है यार? बिल्कुल ही ऐसे इंग्लैंड को खेलता देखने का वो मजा नहीं आ रहा वर्ल्ड कप का। बड़ी अच्छी बात की उनके कप्तान से, जब ये इंटरव्यू लिया गया उनसे पूछा था कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जाहिर है देखें ये तो वो मतलब मुल्क है जहाँ पे पहले मतलब जाहिर है वर्ल्ड कप की इब्तिदा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लास्ट टाइम जो है वर्ल्ड कप जीतने के काबिल हो सके थे। और वो भी जिस तरह से मतलब ये कि 2019 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उस वर्ल्ड कप का जो रिजल्ट का तरीका कार था और जो ज्यादा बाउंड्रीज की वजह से उन्हें जीता हुआ करार दिया गया था, तो उससे मतलब लोग मुतमईन नहीं थे। खुद इंग्लैंड के अपने शायकीन भी मुतमईन नहीं थे। इत्तेफाक से मैं वहाँ लॉर्ड्स के ग्राउंड में मौजूद था, वहाँ पे मीडिया गैलरी में जब हम बाहर आए तो उनके खुद इंग्लिश जो मतलब ये कि शायकीन थे वो भी इस जीत से मुतमईन नहीं थे। लेकिन अब अच्छा हुआ कि आईसीसी ने जो है इसको चेंज किया है। और आपकी इस बात से एक और बात निकली कि जो उन्होंने रूल चेंज किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अरसलान भाई जो अब ये जो आईसीसी का जो टाइम आउट जिसके तहत एंजेलो मैथ्यूज आउट हुए हैं, तो यकीनन ये तो अच्छा रियाज भाई जरा हम आपकी पूरी डिटेल ये टाइम आउट वाले पे भी बात करते हो। टॉस पे जाते हैं जी और टॉस जीत गई इंग्लैंड। चलें जी, साकिब जुल्फिकार कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं डाला उन्होंने लास्ट टाइम, तो ये मामला तो हो गया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला ओके जी, ऑब्वियस फैसला था। और दूसरी बात यह है कि एक तो विकेट, अभी शेन वॉटसन ने बताया कि विकेट बड़ी अच्छी है, ट्रू बाउंस है विकेट के ऊपर, और इस पे एवरेज स्कोर जो है वो 319 रन हैं। तो इसलिए बेहतर था कि पहले आप बैटिंग करें। और दूसरी बात है जिस हिसाब से उनकी बैटिंग चल रही है उसको प्रेशर फ्री बैटिंग करनी थी, और उसका वाहिद तरीका यही है कि आपने अब स्कोर पोस्ट करना है बोर्ड के ऊपर। तो कितना अच्छा कर सकते हैं, बेयरस्टो और मलान पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी फिर आती है कि वो अच्छा स्टार्ट दें इंग्लैंड को, जिसका इंग्लैंड मुंतज़िर है, पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं मिला। मलान फिर कुछ थोड़ा बहुत चला है, लेकिन बेयरस्टो बिल्कुल नहीं अभी तक बैटिंग कर सका, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। जो रूट अच्छा खेल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जॉस बटलर, मैं समझता हूँ कि जॉस बटलर एज अ कैप्टन उसको आगे आना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। जॉस बटलर ओपन भी करता रहा है, अगर आज वो ओपन ही कर ले और ऊपर आके खेले पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं खेला जा रहा उससे। अगर वो खेले और चूंकि वो दायरे का अच्छा इस्तेमाल करता है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करता है, तो दैट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंग्लैंड। अच्छा, लेकिन पिच रिपोर्ट उसमें वो ट्रू बाउंस और ट्रू पेसर के लिए मुझे इंडिया में अभी तक कोई ऐसी पिच तो नहीं लगी। लेकिन इस विकेट में वो कह रहे हैं, देखें अगर आप विकेट को अच्छा बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से इसको रोल करें, हल्का हल्का ग्रास उसके ऊपर छोड़ दें तो ट्रू बाउंस देगी। लेकिन असल प्रॉब्लम ये होता है कि जब उसको बिल्कुल आप फ्लैट कर देते हैं, घास बिल्कुल निकाल देते हैं, बहुत ज़्यादा वो सूख जाती है। सूखने के बाद प्रॉब्लम ये होता है कि चूंकि इधर काली और लाल मिट्टी दोनों की बनती है, बनती है। जी हाँ, अगर ये सिर्फ लाल मिट्टी की हो विकेट तो फिर वो जल्दी उखड़ जाती है और वो ख़राब हो जाए, वेयर एंड टेयर बहुत तेज़ी बिल्कुल। अगर ये टोटल काली मिट्टी की हो तो उससे ये कि थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट रहता है उसके अंदर। और इसलिए मैंने कहा कि घास का होना बड़ा ज़रूरी है। घास का फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये घास थोड़ी ज़रा बाउंस अच्छा देती है, दूसरा घास विकेट को जोड़ के रखती है आपस में, इसलिए घास को छोड़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने विकेट पर घास छोड़ा होगा थोड़ा बहुत, जो कि नज़र आ रहा था, पैचेस ऑफ ग्रीन नज़र आ रहे थे, तो इंग्लैंड के लिए ट्रू बाउंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लैंड की अपनी विकेटें भी ट्रू बाउंस होती हैं और ट्रू बाउंस ही ढूंढ रहा है इंग्लैंड के उनको मिले और उस पर वो अच्छा स्कोर कर सके। क्या कहते हैं रियाज भाई? एक तो पिच रिपोर्ट उसमें यही बात जो काशिफ भाई कह रहे हैं ये कही गई,
और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है इंडिया में वर्ल्ड कप का वो तो स्पिनर के टोटल ट्रैक्स हैं, अभी तक वही कामयाब हैं, और जो कामयाब बॉलर हैं वो या तो साउथ अफ्रीकन है या फिर इंडियन है, उसके अलावा कोई बड़ी बॉलिंग लाइनअप कामयाब नहीं हुई। पैचेस में हमने को 2-3 मैचेस में ठीक कर लिया है, लेकिन हम भी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, जैसे हम दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक कहते थे। तो ये है मामला। आज नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच होने जा रहा है, पहले बैटिंग किसको फायदा होगा? इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है। नहीं, काशिफ भाई ने सही बात की है और आपने भी सही तज्जिया किया है। और मैं ये समझता हूँ जो बात की गई है कि इंग्लैंड के, देखें इंग्लैंड के पास तो अब कोई चीज खोने के लिए है नहीं, ऑप्शन जाहिर है मतलब उन्होंने बैटिंग अगर टॉस जीत के की है तो यही उनके पास ऑप्शन होना भी चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाएं बगैर किसी मतलब ये कि परेशान हुए, और जाहिर है सब सारे ताजा दम होंगे। और अगर आप इन दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो दोनों टीमों के दरमियान अभी तक 6 मैचेस हुए, जबकि 6 के 6 जो है वो इंग्लैंड ने जीते हैं। वर्ल्ड कप में इनके दरमियान जरूर 3 मैचेस हुए और वो भी तीनों मैचेस जो है वो इत्तेफाक से इंग्लैंड की टीम ने जीते हैं। और वो जो मैंने बात की थी ना जेम्स अपने मैक्सवेल के हवाले से अरबाब नियाजी स्टेडियम की, तो वो मतलब जेम्स विल के हवाले से नहीं थी, बल्कि वो जो है ओटीआई जो पहला मतलब इन्होंने खेला था नीदरलैंड ने, वो पहला मैच जो था 1996 में यहाँ पे खेला था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। और ये जो मतलब ओडीआई का अरबाब नियाजी स्टेडियम में, और दूसरा जो खेला था इन्होंने लंदन में खेला था 16 अगस्त 2003 को इंग्लैंड में हुआ था, वो वर्ल्ड कप में खेला था। और 2011 नागपुर में सुनने में अच्छा लगता है रियाज भाई कि वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में हुआ था, अब तो ये होता ही नहीं है रियाज भाई, अरसे हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह आती है पाकिस्तान तो हम देखेंगे, फिर हम भी कहेंगे यार मजा आ रहा है। लेकिन अभी तो देखें आप, चलें एक ब्रेक लिख लेता हूँ, ब्रेक से आता हूँ तो जरा इस पर बात करते हैं। लंबा अरसा हो गया ये हमें कहे हुए, अभी तो एशिया कप नहीं हो पाया पाकिस्तान में प्रॉपरली। ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद बात करें। वेलकम बैक जी, और हम बात कर रहे हैं कि इंग्लैंड और नीदरलैंड, इंग्लैंड के मुख्तलिफ मसाइल और नीदरलैंड की परफॉर्मेंस। अच्छा, नीदरलैंड को ये फ़ायदा ज़रूर है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स उनके साउथ अफ्रीका और दीगर जगहों पर खेल कर आते हैं, डोमेस्टिक भी खेलते हैं, सब कुछ, तो ये फ़ायदा है। पर इंग्लैंड का आप कह रहे हैं कि बेरिस्टो को आज उसको ओपन जाना चाहिए, बेरिस्टो के साथ बटलर को, मलान के साथ बेरिस्टो के नहीं, बेस्टो को नीचे आप ले जाएं, क्योंकि बेस्टो नहीं चल रहा ना, वो फंसा हुआ है नई गेंद के ऊपर, उसकी मूवमेंट नहीं पकड़ सक रहा। आप देखें स्कोर ही उससे नहीं हो रहा, और जो ही आपका ओपनर जल्दी आउट होता है सारा प्रेशर जो है वो ट्रांसलेट हो जाता है नीचे वाले बैट्समैन के ऊपर। लेकिन काशिफ भाई बेरिस्टो जैसा प्लेयर अगर उसकी इस वक्त की पोजीशन चेंज करें, जब एक भी मैच नहीं बेचारे जीत सके, एक ही जीता उसके बाद तो कुछ नहीं किया, अब अगर चेंज करते हैं तो ये भी तजर्बा ही होगा। वैसे देखें मेरा हमेशा से मानना ये है कि आपका अगर अच्छा प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, 5, 6, 7 मैचेस वो नहीं परफॉर्म कर रहा, प्लीज़ उसको रेस्ट दें, उसको बिठाएं बाहर, उसको कहें आराम से रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है, 1-2 मैच का रेस्ट लो, आप नेट में और ज़्यादा फोकस करो और देखो कि आपकी क्या गलती है, उसको टाइम दें, और फिर जब उसको लेकर आएंगे वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप एक प्रोलॉन्ग कर देते हैं ना, आप उसकी इंजरी को या उसकी जो फेलियर है उसको प्रोलॉन्ग करते जाते हैं वो ज़्यादा डीमोरलाइज होता जा रहा है, इसलिए हाँ 5-6 मैचेस अगर आप देख लें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर जाता है तो फिर आप उसको चांस दें। अच्छा, इससे पहले कि आप दोनों से मैं एक बात करूं, कुछ हमारे पास एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। पाकिस्तान कप का मैच है और पाकिस्तान कप के मैच में अजीब अजीब काम हो रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि सीनियर प्लेयर्स भी ये करते हैं। ज़रा आपको खबर देते हैं जी, बड़ी खबर है। बड़े बड़े प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े हैं, और इमरान बट जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उस्मान कादिर जो कि अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं, अच्छा एक खेलते हुए आपस में लड़ पड़े हैं, और फिर दूसरी तरफ मकसूद और अजहर अली के भाई अशरफ अली, वो कोचिंग स्टाफ में से हैं, वो आपस में लड़ पड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा। और ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाकायदा लड़ाई हुई, बीच बचाव कराने के लिए आए लोग, तो इमरान बट ने उस्मान कादिर पर बैट उठा लिया। आप कैन यू इमेजिन दैट कि इमरान बट ने उस्मान कादिर पर बैट उठा लिया। मतलब ये एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का मामला है, और मैं समझता हूँ कि यार इन चीज़ों से ज़रा बाज रहें। ये अब कर क्या रहे हैं? इधर मैचेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कप हो रहा है, दुनिया भर की नज़रें हैं डोमेस्टिक पे, यहाँ पर आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं। इतने सीनियर प्लेयर्स होकर ये काम कर रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि 2 बड़े प्लेयर हों, उस्मान कादिर और इमरान बट, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक तो नहीं अभी भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, अभी भी खेल रहे हैं, ओपनर बैट्समैन हैं, बड़े शानदार वो फील्डर भी हैं पाकिस्तान की तरफ से, उड़ उड़ के उन्होंने कैचेस पकड़े, लेकिन उड़ उड़ के मारने के लिए पहुंचे भी हैं वो। उस्मान कादिर को बैट उठाया। फिर अशरफ अली जो अजहर अली साबिक कप्तान पाकिस्तान के, टेस्ट कैप्टन भी, वनडे कैप्टन भी, अजहर अली उनके भाई हैं,
वो और मकसूद, वो भी कोचिंग स्टाफ में है, ये लोग आपस में लड़ पड़े। देखिए हमने तो ये सुना था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाती है, गेम जो है आपको तहम्मुल सिखाती है, आपको ज़ब्त देती है और हारने का हौसला भी समझाती है। यार काशिफ भाई, जब से मैंने जर्नलिज्म शुरू किया ना स्पोर्ट्स का, अब तो टाइम हो गया, आप यकीन करें यही जज्बा, यही चीज़ें मैं लेकर आया था, फिर यही चीज़ें मुझे इसकी उलट दिखाई दी हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें ना, पाकिस्तान को तो इस वक्त चाहिए कि एक ये जितने प्लेयर्स हैं ना, ये रोल मॉडल होते हैं। मतलब अशरफ अली और फहद मकसूद ये दोनों कोचिंग स्टाफ है, ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपस में उलझ पड़े हैं यार। मतलब एक बंदा कहता है यूं नहीं तो एक कहता है यूं। आप सोचे, वो अशरफ अली बड़ा सीनियर बंदा, मतलब अजहर अली के भाई हैं वो, और अपने भाई का भी पता होता है यार, वो कैप्टन रहा है। अजहर अली ऐसे बंदे नहीं है, बहुत सुलझे। हाँ, लेकिन अब उनके भाई हैं, वो हुआ तो कुछ हो गई ऑब्वियसली, फहद ने भी कुछ किया ही होगा। लेकिन आप ये देखें कि ये लड़ रहे हैं, दुनिया मजाक उड़ा रही है। उधर दो क्रिकेटर हमारे लड़ रहे हैं, दोनों टॉप के प्लेयर्स हैं, उस्मान कादिर और हालिया प्लेयर है, रिटायर भी। मैं यही कह रहा हूँ ना, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी बात है कि ये तो जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं ना, इनके साथ जूनियर्स भी खेल रहे हैं, तो इनको तो रोल मॉडल होना चाहिए इनको, ताकि दूसरों को पता लगे कि आपके टेस्ट क्रिकेटर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। और अरसलान, आपको याद है कि रमीज़ राजा के दौर में ये शुरू हो गया था कि 2-3 जूनियर्स को टीम के साथ आप लेकर जाएं ताकि वो सीखें। सॉरी, आपकी एक चीज़ भूल गया, ये लाहौर ब्लूज के खिलाड़ी और कोचेज हैं जो आपस में लड़ पड़े हैं, दो टीमों के नहीं है, ये भी बता दूं। अच्छा, एक ही टीम जी, लाहौर ब्लूज के खिलाड़ी हैं आपस में और कोचेज आपस में। मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि वो रमीज़ राजा ने किया था कि जूनियर को साथ रखा था ताकि ये सीनियर से सीखें, प्लेयर से सीखें, एक माहौल से लें, वहाँ पर लें। तो ये तो सीनियर है, मतलब पाकिस्तान कप में ये तो सीनियर मोस्ट है। बिल्कुल, क्या सिखाएंगे कि क्या जूनियर्स को पता लगे कि हम भी इस तरीके से करते हैं। अच्छा, कोचेज जो बीच बचाव कराते हैं वही आपस में उलझ रहे हैं, तो वो क्या सिखाएंगे? मतलब यहाँ तो आवे का आवा ही जो है वो बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब। यार रियाज भाई, बड़ा अफसोसनाक बात है, मतलब लाहौर ब्लूज के खिलाड़ी पाकिस्तान कप के मैच, ट्रेनिंग सेशन, मैच के दौरान आपस में उस्मान कादिर, इमरान भट्ट, और फिर कोचेस को देखें, अशरफ अली जो कि अजहर अली के भाई हैं वो और फहद मकसूद आपस में उलझ पड़े। फलान भाई, ये हमारी कौम के मिजाज का हिस्सा बन गया है कि टॉलरेंस और पेशेंस जो है वो खत्म होता जा रहा है। और सॉरी टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम टेलीविजन पे भी देखते हैं, जो सब नहीं, मतलब कुछ हमने देखा है, जो टॉक शोज होते हैं उसमें भी मतलब ये कि बाकायदा दुनिया देख रही है लाइव सारी चीजें। मैं ये समझता हूँ कि हमारे, जो इससे पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारे माशरे की अखलाकी अकदार जो है कोलैप्स करती जा रही हैं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में उसका रिफ्लेक्शन है। और जाहिर है कोई भी चीज़ जो बाहर नहीं है, कोई भी शोबा बाहर नहीं है। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात आप देख लें कि मतलब उसमें भी मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है। 7 महीने में 3 सरबराह चेंज हो जाते हैं। वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि अभी हमारे जो निगरान वजीर आजम है काकर साहब, उन्होंने फैसला किया कि ज़का अशरफ को कम से कम बरकरार रखेंगे। अच्छा, एक बात तो बताएं रियाज भाई, बतौर जर्नलिस्ट, ये जो अपॉइंटमेंट हुई है तौसीफ अहमद साहब की उबूरी चीफ सेलेक्टर, ये कैसे हो गई है? और ज़का अशरफ साहब को तो डे टू डे अफेयर्स की बात थी, कोई भी अपॉइंटमेंट इन चीज़ों से दूर रहने का कहा था, ये फिर अदालत में तो नहीं चला जाएगा मामला? यहाँ तो देखें हर चीज मुमकिन है। आप ये देखें ना कि ज़का अशरफ साहब के दौर में नो डाउट वो बहुत ही हम्बल, बड़े सोफिस्टिकेटेड, डेडिकेटेड टाइप के हैं। मैं उनके इंटरव्यूज भी कर चुका हूँ 1-2 मरतबा, इससे पहले एक बड़े मीडिया ग्रुप के अखबार के लिए। ज़का अशरफ साहब से मेरी भी मुलाकात रही है, बड़ी डिटेल, और तो आपकी बात ठीक है कि हम्बल है, लेकिन ये जो चीजें जो कुछ बोर्ड में हो रहा है ना सर, ये काफी मजाक बन गया है। अब आप ये देखें कि मतलब ज़का अशरफ के ज़माने में अभी इतने कम अरसे में मतलब 20-25 के करीब अप्रॉक्सीमेट मतलब अपॉइंटमेंट भी हुए हैं। तो मतलब जो इलेक्शन उन्होंने कराने थे वो तो कराए नहीं है, बाकी दूसरी सारी चीज़ें हो रही हैं। और आप ये देखें कि जो लोग इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में, वो मतलब इत्तलात ऐसी हैं जो हम जराए हैं कि मतलब ज़का अशरफ साहब से वो जो है कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं। वो खुश नहीं है, वो तो तैयारी करके बैठे हुए थे कि ज़का अशरफ चले जाएंगे। तो जब ज़का अशरफ की एक्सटेंशन हुई तो वो तो कॉपरेट तो दूर की बात है, वो काम ही नहीं करने दे रहे क्योंकि वो खुश ही नहीं है। और ये सारे वो लोग हैं जो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। और वायला साहब जो है मोहतरम, वो जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो मुल्क से बाहर हैं। मतलब ये कम्युनिकेशन का गैप है। फिर आप ये देखें कि पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल जो बाबर हमीद, कल दी मैंने खबर बाबर हामिद की, जी बाबर हामिद की, तो वो भी वहाँ भी मुफादात का टकराव आ रहा है, जो मतलब इंज़माम उल हक साहब के। अच्छा रियाज भाई, कैटेगोरिकली दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कल मैंने खबर दी और मैंने पूरे वसूख के साथ इसलिए दी कि मैं वेट कर रहा था कि मैं पूरी बात करूँ। और कल मेरी पीसीबी मीडिया हेड से बात हुई और मैंने उनसे पूछा जी कि मुझे अब क्लियर करें
कि बाबर हामिद साहब की ये 3 कंपनीज का नाम सामने आया है। बाबर हामिद हैं डायरेक्टर कमर्शियल, और मुझे वहाँ से जो जवाब मिला वो भी बताता हूँ। उसके बाद मैंने उनसे ये इजाज़त भी दी, मैंने कहा जी अब मैं खबर दे दूँ, क्योंकि मैं वेट ये कर रहा था कि खबर पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कि अब जल्दबाजी। उन्होंने कहा जी दे दें। उनसे पूछा, मैं अब आपको बता देता हूँ, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया वो ये था कि एक तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और ये जो तीनों कंपनीज उनकी आई हैं, ऑरेंज और दी कंपनी और एक और एफिनेट शायद नाम है उसका, ये तीनों उन्होंने डिक्लेयर कर रखी थी पीसीबी में, यानी जब जॉब ली तो डिक्लेयर की थी। इंजमामुल हक का मामला ये था कि याजू इंटरनेशनल डिक्लेयर नहीं, अच्छा डिक्लेयर कर रखी थी। फिर उन्होंने कहा कि ये ब्रॉडकास्टिंग देखते हैं बाबर हामिद, और जो डायरेक्टर मार्केटिंग है वो उस्मान वहीद हैं, वो अलग आदमी है, वो मार्केटिंग देखते हैं, इनका मार्केटिंग से ताल्लुक नहीं है, इसलिए इनकी कंपनी वो बिजनेस और ये चीज़ें डायरेक्ट इफेक्टेड नहीं है बोर्ड को। ये मुझे बताया कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए ये जो है इन पर कोई कदगन नहीं है और ये डिक्लेयर्ड है। अच्छा मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर आपका इस पर व्यू भी ले लेता हूँ, एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। और बड़ी बड़ी खबरें दी हमने, आज भी दे दी एक खबर, गुज़िश्ता रोज़ जो दी। रियाज भाई डायरेक्टर कमर्शियल वाली बात आपको मैंने पूरी बता दी कि मुझे ये बताया गया, जो बताया कि मैंने वो बताई है, क्योंकि मेरा काम इतना ही है कि मैं खबर हो मेरे पास, मैं उसको वेरीफाई करूं। मैंने 2-3 सोर्सेज से फिर बात की, वेरीफाई किया, कुछ जगह से हुई कुछ से नहीं हुई, लेकिन फिर डायरेक्ट पीसीबी से किया, क्योंकि पीसीबी ही इसका बड़ा स्टेक होल्डर है इस खबर का। तो मैंने फिर वहां वेरीफाई किया, तो जो जवाब आया पीसीबी मीडिया हेड का वो मैंने बताया। क्या कहते हैं रियाज भाई? भाई जब आपकी डायरेक्ट बात हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो यकीनन मैं समझता हूं कि आपकी बात जो है वो ऑथेंटिक है, और उसी को फिर ये कि ऑफिशियल जो है मौके भी तस्लीम किया जी, मैंने जाना खबर चाहिए। भी यही दी कि अब ऑफिशियल मौकिफ के साथ खबर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं खबर देता तो फिर वो अच्छा नहीं होता। सही, लेकिन ये देखें ना, जब ये इस तरह की चीजें आती हैं, चाहे वो तो ठीक है, बाद में ये पता चलता है कि खबर गलत है, लेकिन इस तरह की चीजें जो हैं वो मार्केट में आनी नहीं चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो जो मतलब ये कि सलूक होता रहा है खिलाड़ियों के साथ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से देख लें, या अभी जो याजू इंटरनेशनल और साया कॉर्पोरेशन वगैरह के जो मामला हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं हुए, उन्होंने यहाँ मैंने से तो बहुत पहले एक पेपर ट्वीट किया था, आपको याद होगा, बुरा साया। जी काफी सारे लोगों ने कहा क्या हो रहा है क्या, मैंने कहा जब आएगा सामने तो फिर पता चलेगा। याद है बॉस, उस वक्त बताया तो मैंने काशिफ भाई को। तो अब ये मतलब इस तरह की चीजें कि अब अरसलान भाई बात ये है कि अब चूंकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जी। तो हमें जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट से मुतालिक हर शख्सियत को, हुकूमत पाकिस्तान को भी अब मेरे ख्याल से संजीदगी के साथ उस तरफ जो है कंसंट्रेट और फोकस करना होगा। टीम का जो है मतलब रिजल्ट कुछ भी सही, और वैसे तो जाहिर है भारत में खेल रही है, हमारी दुआ है कि वहाँ पे पाकिस्तान का सबजलाली परचम बुलंद करे, लेकिन वो तो खैर इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह। अगर देखें रियाज भाई, टीम थ्रू हो जाती है ना सेमीफाइनल में, तो ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, हल्की अचीवमेंट नहीं होगी। बाबर आजम एंड कंपनी की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मेरी नजर में तो बहुत बड़ी होगी जी। हाँ बिल्कुल होगी, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा भी होगा। लेकिन एक बात जरूर है अपने अरसलान भाई के, पाकिस्तान की टीम जो है, चाहे बैटिंग या बॉलिंग, वैसे तो फखर जमान ने मतलब ये कि बता दिया कि वो इस तरह की बैटिंग कर सकते हैं, और 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ओवल में जो उन्होंने परफॉर्मेंस पेश की थी उसको उन्होंने रिपीट किया, जो वहाँ इंडिया के खिलाफ किया था और यहाँ पे अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन ये जो भी मतलब हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम फील्डिंग में जो है इस वक्त नंबर 1 है, और हमने जो है 40 कैचेस जो है वो लिए हैं, यानी हमारी परसेंटेज जो है फील्डिंग में कैचेस पकड़ने के पहले तो वैसे वो चार्ट ही मुझे गलत लगा। वैसे रियाज भाई सही बताऊं तो मुझे लगा कोई कंप्यूटर एरर है, सीरियसली इतने कैचेस हम कहाँ ले लेते। काशिफ भाई इस पे कोई जरा बात करें ना आप भी, रियाज भाई काशिफ भाई का व्यू इस पे, आप दोनों बेशक आपस में भी कोई इस पे कर ले। काशिफ भाई ये जो आया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे लगा कोई कंप्यूटर एरर है, इतने कैचेस हमने ले लिए, हमारी परसेंटेज 86। ये वर्ल्ड कप के हवाले से जी जी, वर्ल्ड कप नहीं है। देखे ना, आप अपने आप को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट ना करें। वैसे तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई है देख कर, क्यों हम एक्सपेक्ट नहीं करते पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इतनी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग साइड होगी। लेकिन देखें कुछ पाकिस्तान के साथ थोड़े प्रॉब्लम भी रहे पाकिस्तान के साथ, अगर आप देखा जाए तो आ गई है ऑन ग्राउंड और बैटिंग शुरू हो चुकी है जी। अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका का जो मैच था बड़ा अनलकी रहे पाकिस्तान, वो मैच जीतना चाहिए था,
ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी पाकिस्तान का वो कैच जो है वो मरवा गया, अदरवाइज पाकिस्तान ने वो भी मैच भी ले लेना था। वहाँ से फिर एक डाउनफॉल पाकिस्तान की टीम का शुरू हुआ। और दूसरी बात है इंजरीज, हमारा इंजरी का प्रॉब्लम है, नसीम शाह का ना जाना वो भी हमारे लिए एक इशू था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि टीम से ज़्यादा हमारा मैनेजमेंट इशू था। अगर आप मैनेजमेंट को प्रॉपर कर लेते और प्रॉपर तैयारी से हम पाकिस्तान टीम जाती तो पाकिस्तान टीम इससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती थी और अभी भी खैर कर सकती है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब ये जो अगर मगर की गेम है ना, इसमें हम फंस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। असल में हमने 2 ऐसे मैचेस थे, मुझे लगता है 2, एक नहीं 2, हम साउथ अफ्रीका वाला मैच निकाल लिया था, निकाल सकते, एक अफगानिस्तान हमने ये मैचेस बहुत लॉस किए ये हमने। और चलें साउथ अफ्रीका फिर कोई बात नहीं, लेकिन अफगानिस्तान का मैच लूज़ करना वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, क्योंकि वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाएगा, क्योंकि वो 2 पॉइंट बड़े क्रूशल थे। आप सोचें ना, अगर आज आपके पास वो 2 पॉइंट होते तो आप इजीली सेल कर जाते न्यूजीलैंड इंग्लैंड। ये बात आपने खेल के यार, वो 2 पॉइंट है, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जी अरसलान भाई जी, मैं मतलब वो एक शेर है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो बात ये कि देखें दूसरी जो तमाम टीमें थी ना वो 4-6 महीने से बाकायदा फोकस कर रही थी, तैयारी कर रही थी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इंडिया का डोमिनेशन है और वो जिस तरह का शेड्यूल वगैरह बनाते हैं ना, हम तो फोर्सी मतलब जो मार्जिन प्रोविजन रखते हैं 1 आध महीने का, वो तो पूरा सालों का लेके चलते हैं पाकिस्तान के लिए उसके निगेटिव पे, ताकि उनकी परफॉर्मेंस हो। आप ये देखें कि वर्ल्ड कप से पहले जो है एक तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे मतलब इन्होंने मजबूर किया, हमें श्रीलंका जाना पड़ा, वहां पे हमने टेस्ट मतलब एक सीरीज भी खेली उसी गर्म मौसम में, और फिर हमारे लड़कों को मतलब ये कि लीग में खेलने की इजाजत भी दी गई। तो हमारा फिटनेस लेवल जो था, जो इस वक्त इंटरनेशनल मेयार है, रिक्वायरमेंट जो है दुनिया की जो दूसरी टीम है उस पर फुलफिल करती हैं, पूरा उतरती हैं, हमारा वो इंटरनेशनली मतलब फिजिकल फिटनेस का वो मेयार ही नहीं था। आप ये देखें ना, एक तो मेयार नहीं था, दूसरा हमारा बैकअप नहीं था। हमारा एक खिलाड़ी सिर्फ नसीम शाह जो मतलब जख्मी होके बाहर गया है, आप ये देखें कि पूरा उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मेंटल टफनेस लेवल भी जो नहीं है, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में मेयार की जो जरूरत है या दूसरी टीमों का है। तो हमारी ये 2-3 चीजें, और बिल्कुल सही अभी काशिफ भाई ने बात की है कि मतलब हमने अपनी चीजों को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाए जिस तरह से हमें करना चाहिए था। तो लेकिन आप देखिए ना, 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में हो रही है। हमें ये चाहिए कि हम अभी से अपनी चीजों को दुरुस्त करें और मतलब ऐसे मामलात रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जो फिर आगे जाके कोई ऐसी बंद करे जो पाकिस्तान के लिए मतलब जैसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट है ना रियाज भाई और काशिफ भाई, वो वर्ल्ड कप है समझ ले में नहीं, आज उसका बहुत स्टेटस है। आईसीसी के 2 बड़े इवेंट्स ही हैं और एक वर्ल्ड कप है और एक चैंपियंस ट्रॉफी है, ये 2 बड़े इवेंट हैं। और टेस्ट में आजकल चैंपियनशिप आई हुई है, लेकिन ये मेजर इवेंट्स ये 2 हैं। अच्छा, अब आप जरा ग्राउंड की सूरत हाल देखें, आप 6-7 जगह पे मैचेस करवाना चाहें, हैदराबाद का नियाज स्टेडियम हो, पेशावर का स्टेडियम हो, कोयटा के स्टेडियम की हालत वैसी नहीं है, आपके पास पिंडी की स्टेडियम हमने देखा हुआ है, उसकी हालत भी अभी इंटरनेशनल के हवाले से नहीं है, और फिर अब रह गए कराची, लाहौर और मुल्तान, इन तीन पर आप बसते हैं ना। फैसलाबाद आपके आगे आ रहे हैं, आपको कम से कम 5-6 आपके पास है ना यार, तो 5-6 वेन्यूज पे अभी 2 साल पड़े हैं, काम शुरू करें। देखा ना, असल बात आपने ये अब कही है कि 2 साल पड़े हैं, अभी से तैयारी शुरू कर दें, हर एंगल से आप तैयारी शुरू कर दें। सबसे पहले आप पॉलिटिकल तैयारी शुरू कर दें, आप अपना जो है वो लॉबिंग करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आपको पता है इंडिया आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाद में जाके ये मत कहिएगा कि जी हमें पता नहीं चला कि क्या हो गया। नहीं कर दिया। अपनी टीम की प्रेपरेशन शुरू कर दें, ए टीम, बी टीम, सी टीम तक 3 टीमें तैयार होनी चाहिए आपके पास कि ये, और हर एक बंदा एक का ज़बरदस्त एक मुतबादिल रिप्लेसमेंट ऐसी हो कि ए का रिप्लेसमेंट ए ही हो, बी की रिप्लेसमेंट बी ही हो। ये ना हो कि आपका यार अच्छा चलो अब इसको ले आए, क्या करें सी को एक ही जगह। अभी देखे ना, अभी हमें तो पता चल चुका हुआ है ना, इसलिए अभी से तैयारी करेंगे तो आप इस डिटेल आपसे ना तैयारी वाली जो मैंने ग्राउंड ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है, तैयारी पे करते हैं, टीम्स पे करते हैं, फिर जो हमारे पास बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी। आते हैं जी ब्रेक से वापस, इस पे अब बात। वेलकम बैक जी। तैयारी पे हम बात कर रहे थे, मैच पे भी हम बात करेंगे, लेकिन तैयारी पर आप कह रहे थे ग्राउंड का। मैंने कहा कि यार ऐसी हालत है, हमारे पास वेन्यूज हैं पर वो तैयार नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि आप कितने अरसे के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास आ रहा है। हमारे पास एक एशिया कप का टूर्नामेंट आया था, वो नहीं आ सका प्रॉपर तरीके से। अब हमने बताना है दुनिया को कि हम पाकिस्तान जो है दोबारा से एक ऐसे टूर्नामेंट करवा सकता है, ऑर्गेनाइज़ कर सकता है, हमारे पास एबिलिटी है,
हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट देता है, हमारी हॉस्पिटैलिटी दिखाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के जो वार्मथ है लोगों को वो दिखाने की ज़रूरत है। ना सिर्फ ये कि ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो बल्कि होटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ बेहतर हो, हर चीज़ आपने तैयारी करनी है। और अभी आपके पास 24 महीने पड़े हैं, आपने उसमें तैयारी करनी है। अगर आपने ये फिर डिले कर दिया और आखिरी महीने में जागे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सर ग्राउंड के आसपास के एरिया को ना आप बिल्कुल स्पोर्ट्स सिटी में बना, इतना खूबसूरत लगे कि यार आपने ये तैयारी की, आप वर्ल्ड कप लेने के अहल भी हैं, आगे आप वर्ल्ड कप के भी कंटेंडर। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने साथ ये भी देखना है कि उसके इर्द गिर्द जितने कारोबारी इलाके हैं उनका अभी से प्लान कर लें। ये ना हो कि वर्ल्ड कप एक लंबा इवेंट होता है, चैंपियंस ट्रॉफी लंबा इवेंट होगा, उसमें वो लोग डिस्टर्ब ना हो। ये ना हो कि कारोबारी लोग ख़राब हों, बल्कि मैं तो कहता हूँ विजिटर फ्रेंडली कर दें, विजिट फ्रेंडली कर दें। बिल्कुल, अगर आपने बनाने सिक्योरिटी के कंसर्न है तो उसको इस तरीके से मैनेज करें कि सिक्योरिटी भी चले, लोग एंजॉय भी करें। ये ना हो कि अंदर जाके बंद जाएं, हर होटल में जाके आप प्लेयर्स हो गए जी बाहर नहीं निकल सकते, आपने अंदर ही जैसे इंडिया में पाकिस्तान का कल शॉपिंग करने गए हैं वैसे फाइनली। तो इसलिए इस पे काम अभी से पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है ताकि हम ये दुनिया को ही मैसेज देना है, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और उसके साथ साथ आपने अपनी टीम की तैयारी भी अभी से करनी शुरू कर दें, क्योंकि हमें पता है कि ये फिर 50 ओवर का मैच है। अब ये 2 साल के अंदर पाकिस्तान को मैक्सिमम 50 ओवर्स के मैचेस खेलने चाहिए ताकि पाकिस्तान को उसके हिसाब से अपनी तैयारी हो जाए। आपके जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो डोमेस्टिक हो रहा है, उसको सारे 50 ओवर के हिसाब से तरतीब दें, वहाँ से जो टैलेंट निकल रहा है उस टैलेंट की ग्रूमिंग करें और इस तरीके से अपनी पूरी टीम को तैयार करें। कोचेज़ का निज़ाम अच्छा करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन कोचेज़ का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म करें और आउट ऑफ बॉक्स सोचें ताकि हमारी टीम ठीक नहीं पढ़ पा रहे ना ऑनलाइन ठीक नहीं पढ़ रहे, हमारे इंटरनेट ऑनलाइन नहीं, इंटरनेट के अलावा आपको पता है फिर शागिर्द जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, हाँ उठ के चले जाते, भाग जाते हैं, वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो भाग जाता है। रियाज भाई 2025 की तैयारी पर भी बात करते हैं। इधर भी 35 रन हो गए और 3.5 ओवर में चौका लगा, 39 हो गए 4 ओवर में। चले जी 40 रन 4 ओवर में, खुश हो जाओ भाई, हमारे कैमरामैन के 40 रन होने चाहिए थे, उन्होंने कहा भी होने चाहिए, खुश हो जाओ। अच्छा रियाज भाई हम तैयारी पर बात कर रहे हैं, अब आपके पास वेन्यूज़ हैं, वेन्यूज़ तैयार नहीं है, रावलपिंडी हो, हम 3 जगह पे ही फंस के रह जाते हैं ना, कज़ाफ़ी स्टेडियम, मुल्तान और कराची, ये 3 तैयार हैं, लेकिन उसके आसपास का एरिया जो काशिफ भाई ने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमारे डोमेस्टिक में कोचेस का स्टैंडर्ड 24 महीने बढ़ा दें, लड़कों को लाने के लिए 3 टीम खड़ी कर लें कि हमारे पास ABC ऑप्शन एक से बढ़कर एक हो, और ये लगे कि यार ये B की ही रिप्लेसमेंट है, ये C की रिप्लेसमेंट है, ये A की रिप्लेसमेंट है। तो हम इन चीज़ों पर काम करें। नियाज स्टेडियम एक ज़माने में टेस्ट सेंटर भी रहा, अभी पेशावर का ऑलमोस्ट तैयार है स्टेडियम, जी तैयार है, लेकिन अभी उन्होंने उसकी हालत जब दिखाएंगे तब पता चलेगा पूरी। अच्छा फिर उसके बाद कोयटा है हमारे पास, हम क्यों नहीं करा सकते मैचेस, हर जगह करा सकते हैं। फिर उसके बाद फैसलाबाद है। हाँ तो रियाज में हमारे पास ग्राउंड्स तो ढेर हैं। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ये समझता हूँ, देखें जब हम 1987 का वर्ल्ड कप यहाँ पर करा सकते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद 20-15 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉइज नहीं थे, और वो मुतालिका एसोसिएशन के ताबून से उन्होंने वो कराया था, और वो कामयाब हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान मुश्तरक के तौर पे 1987 का, फिर 1996 में भी आप यहाँ पे वर्ल्ड कप करा चुके हैं। उसके बावजूद क्रिकेट के अलावा हॉकी के वर्ल्ड कप करा चुके हैं। तो आप में पोटेंशियल है, आप में मतलब है कि विल होनी चाहिए, और उसकी जानिब मतलब जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि ये तो खैर बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मतलब सिक्योरिटी इदारों ने जो कुर्बानियां दी हैं और जिस तरह से अमन कायम हुआ 10-15 तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त माहौल हो गया। तो आप फ्रीली जहाँ चाहे मूव करें। अब तो इंटरनेशनल टूरिस्ट टीम्स आके यहाँ घूम फिर के गई हैं। हमारे जो मेन शहर है उसमें बाकायदा मतलब इंटरनेशनल जो है ये इवेंट्स जो है 10-12 साल से हो रहे हैं। तो ऐसा कोई मतलब ये कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना होगा, फोकस करना होगा, देखना होगा। और जब तक मतलब ये कि हम मिल बैठ के इसमें देखें, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं है, इसमें तो हुकूमत को भी मतलब ये कि पूरी तरह से इन्वॉल्व होना होगा, और उनके जो मेन इदारे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगी, और उनकी मतलब बाकायदा अभी करना होगा। वरना रियाज भाई आखिरी टाइम पे PSL वाला मामला, इतने पैसे दिए थे तो इतने नहीं दिए थे, तो सिक्योरिटी हम नहीं कर रहे, तो ये बड़े अजीब अजीब मामला आ जाते हैं ना। देखिए ना अरसलान भाई, बात ये है कि हमने जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल पे गए और हमने अपनी चीजों को मतलब दुरुस्त नहीं कर पाए, सही तरीके से हम डिसीजन नहीं ले जाए। बस देखे ना मतलब जिंदा कौमों की तरह हमें सही वक्त पे और सही चीजों पे स्टैंड लेना चाहिए। तो मैं ये समझ रही होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक बात आज अभी जरूर कहूंगा, हो सकता है कि इससे पहले की हो, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ जो अभी मैंने पहले भी की थी,
कि आईसीसी को जो है ना टाइम आउट के सिलसिले में कोई मतलब एक उसके कानून पे नजर सानी करनी चाहिए। और इसको जो है ना, जिस तरह से शकीबुल हसन ने कल जो है मतलब ये कि इखलाकियात की यार धज्जियां उड़ा दी वैसे और नहीं रियाज भाई, मैं ये एक चीज इससे थोड़ा डिफर ये है कि अगर ऐसे ढील भी दे देना तो फिर आपको तो पता है इससे पहले क्या होता था, टेस्ट क्रिकेटर्स चले जाते थे बाहर पेट में दर्द का कह के, कभी कुछ कह के, तो फिर आते भी थे 15-15 20-20 मिनट के बाद। तो ये मतलब एक ये जरूर है इथिकली हम अंपायर्स पे छोड़ दें। इसमें अंपायर पे छोड़ते हैं, वेरी वेल सेड, अंपायर पे छोड़ते हैं। सॉरी टू कट यू, इसमें करना ये चाहिए कि आईसीसी को ये मतलब करना चाहिए कि इसमें कोई जुर्माना कर दें या नेक्स्ट मैच में उसको बैन कर दें कि वो नहीं होगा। लेकिन तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए जो शकीबुल हसन ने कल किया। आप जुर्माना कर दें, और भी चीजों पे जुर्माना है, तो ये मेरी तजवीज़ है। हो सकता है आईसीसी तक आपके इस चैनल के थ्रू शायद पहली मरतबा हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आईसीसी को चाहिए कि जुर्माना कर दे या नेक्स्ट मैच में उसको टीम से आउट कर दे। तो इस तरह से होना चाहिए ताकि इखलाकियात की धज्जियां ना उड़ें, जिस तरह से शकीबुल हसन ने जो है मतलब उसको यौम मतलब आप कोड ऑफ कंडक्ट के जिम्मे में ले हैं ना, क्या बिल्कुल ही आउट के जिम्मे में ले हैं कि भाई ये तो रूल बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है। क्या कहते हैं वैसे? अच्छा आइडिया, नहीं अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा है। दूसरी बात मैं ये कि आपसे कह रहा था कि आप अंपायर पे छोड़ दें ना, अंपायर से कहें जी 2 से 2.5 मिनट का ग्रेस पीरियड हो, उसके अंदर बिल्कुल वो फैसला करें। लेकिन यार एक बात आप मुझे बताएं कि क्या बांग्लादेश को ये ख्याल नहीं आता कि दुनिया इनके बारे में क्या कहेगी, क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं, सब कह रहे हैं ये नहीं। और दूसरा ये कोई ऐसा मैच तो नहीं था ना कि जिसमें वर्ल्ड कप फंसा हुआ था या कोई ऐसा मैच था, कुछ भी नहीं था यार। हाँ, मतलब आपने ऐसा सोचा ही नहीं इस बारे में कि जी आपका दुनिया क्या बात करेगी, आपके बारे में कोई ख्याल ही नहीं आया। अच्छा जी, थोड़ी सी बात अब इंग्लैंड पे, क्या कहते हैं जी? अच्छा खेल रही है इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए, अभी तक तो बहुत फिट खेल रहे हैं दोनों। अभी तक तो ठीक खेल रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि ज्यादा ठीक खेल रहे हैं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस तरह? जिस तरह देखें 319 तो उन्होंने कहा था यहाँ एवरेज स्कोर है, अगर ऐसे बैटिंग करते थे तो अराउंड 350 तो आप समझें कि ऑन द कार्ड्स है ये। अच्छा जी, रियाज भाई क्या कहते हैं? देखिए मतलब ये कि इंग्लैंड कोशिश तो करेगा, और जिस तरह से अभी उन्होंने मतलब ये कि खेल की इब्तिदा की है, और अगर मतलब ये कि अब इस स्टेज पे अगर विकेटें नहीं निकली तो यकीनन 250 पौने 300 रन तो बना सकते हैं ये। अच्छा रियाज भाई, लेकिन क्या हम ये देखें कि ये मोमेंटम पकड़ने वाला टाइम हमारे लिए है कि हम अब डरे नहीं और बस देखें जो भी टीम है अब आंखों पे पट्टी बांधें और बस शुरू हो जाएंगे, भाई हमने तो जीतना है आगे, चाहे इंडिया ही क्यों ना खड़ी हो। अरसलान भाई, अब तो जो मतलब ये करंट जो क्रिकेट का एरा है उसमें तो आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, प्रोफेशनल अप्रोच आपको बेहतर बनानी होगी। और जब तक आप मतलब फिजिकल फिटनेस पे अपने तवज्जो नहीं देंगे, और फिर ये कि हमें क्रीज से निकलने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। हम क्रीज के अंदर खेलते हैं, अपने फुटवर्क को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते कम वक्त में। तो मेरे ख्याल से ये ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जिसको मतलब ये कि हमारे सामने ये मिसाल है कि जिस तरह से ग्लेन जेम्स मैक्सवेल खेले हैं और जिस तरह से और दूसरे बैट्समैन। सही बात है कि आपको भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक प्लेयर मैच टर्न कर सकता है। क्रिकेट ऐसी गेम है, क्रिकेट में कोई चीज हतमी नहीं है। आखिरी बॉल पर छक्का भी लग जाता होता है, आखिरी बॉल पे 7 रन भी बनते हैं, कोई वाइड कर दे और 1 छक्का लग जाए, 9 कर दे और 2 छक्के लग जाए, तो सब कुछ क्रिकेट में ओके है। बहुत शुक्रिया रियाज भाई हमारे साथ मौजूद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया काशिफ शबीर साहब मौजूद। शाम में 5 बजे होती है फिर आपसे मुलाकात, देखेंगे पहली इनिंग का स्कोर क्या है।